बच्चों, आज के वीडियो में हम पार्ट 3 भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका ये। आइए शुरू करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं। आपका क्वेश्चन भी यही है कि संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है। सत्ता की शक्तियों के वितरण एवं स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली ही संघवाद है। इस प्रणाली के अंतर्गत शासन का जो संचालन है वो केंद्र और उसकी विभिन्न इकाइयों के माध्यम से होता है। केंद्र और उसकी विभिन्न इकाइयों के माध्यम से संघीय शासन का निर्माण भी दो प्रकार से होता है। पहला, पूर्व में अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना, और दूसरा, एक बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर देना। पहली प्रक्रिया कौन सी है? अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना। अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? पहली प्रक्रिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमेरिका, और दूसरा है एक बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में बांटना। तो दूसरी प्रक्रिया का उदाहरण है हमारा भारत। ठीक है। वर्तमान में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, रूस, कनाडा तथा भारत जैसे देश सफल संघीय देश माने जाते हैं। आपको पूछ सकते हैं कौन कौन से देश संघीय देश हैं, तो आपको संघीय देशों के नाम बताने हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, रूस, कनाडा तथा भारत जैसे देश सफल संघीय देश माने जाते हैं। ठीक है। भारत में संविधान के तहत संघीय शासन की स्थापना की गई है। संघीय शासन की स्थापना भारत में की गई है। यद्यपि संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है। संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है। संविधान लागू होने पर भारत में एक केंद्रीय सत्ता और 14 राज्यों या प्रांतों की सत्ता स्थापित कर संघीय ढांचे को मूर्त रूप दिया गया है। ठीक है। संघवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उसकी जगह राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। हमारी जो अनुच्छेद 1 है उसमें यही लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है संविधान में। और संविधान लागू होने पर भारत में एक केंद्रीय सत्ता और 14 राज्य स्थापित करके एक संघीय ढांचे को मूर्त रूप दिया गया। तो संघ बच्चों जो है वो केंद्र और राज्य दोनों से मिलकर बनता है, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत में संघीय शासन की स्थापना की गई है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। वर्तमान में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। बच्चों, यहाँ पर आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ये पूर्व के पुराने डेटा है, लेकिन लेटेस्ट डेटा अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखिए, पहला तत्व है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। संविधान की 7वीं अनुसूची, आपको पता है जब संविधान बना था तब कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान पूछता है तो 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। तो 7वीं जो अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, विभाजन सूची पद्धति के माध्यम से किया गया है। संघीय सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं बच्चों। ठीक है। तो संघीय सूची के उस समय जब संविधान बना था तब 97 विषयों पर केंद्र को विधि यानी कानून बनाने का अधिकार है। फिर से सुनिए, संघीय सूची के 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि संघीय सूची में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में संघीय सूची में जो है 100 से ऊपर विषय हैं। राज्य सूची के 66 विषयों पर, राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66। तो राज्य सूची के 66 विषयों पर राज्य सूची के 66 विषयों पर राज्य को विधि निर्माण करने का अधिकार है। जबकि समवर्ती सूची के 47 विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है। समवर्ती सूची के
47 विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, परंतु केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष की स्थिति में केंद्र कानून ही अंतिम रूप से मान्य होगा, यानी जो केंद्र का फैसला होगा वही माना जाएगा। इसके अलावा समस्त अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई है। केंद्र की इस मजबूत स्थिति के कारण ही विशेषज्ञ भारत को केंद्रीय वर्चस्व वाला संघवाद मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्र के पास सबसे ज़्यादा पावर है, मजबूती है। फिर देखिए अगला है निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या मतलब है कि किसी भी संघीय व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है। इसी से विधि का शासन स्थापित इसी में होता है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का संविधान के प्रारूप के अनुरूप समाधान किया जा सकता है। ऐसे में अनेक अवसर भारत में आए जब न्यायपालिका ने राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर संघीय ढांचे की रक्षा की है। सभी राज्यों के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय को पदस्थ किया गया, यानी सभी राज्यों में सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, तो संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करने का काम जो है वो न्यायपालिका ही करती है। तीसरा आता है आपका पॉइंट संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता में आप देखिए भारतीय संघवाद के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है। केंद्र और राज्य दोनों ही संविधान से ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। अमेरिकी संघवाद के विपरीत भारतीय विविधता के कारण संपूर्ण देश के लिए केवल एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। इकाइयों को अलग से यानी जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। बाकी लोगों को अलग से संविधान बनाने का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही है जिसका अपना खुद का एक संविधान है। तीसरा आता है आपका एकल नागरिकता। पारंपरिक संघीय व्यवस्थाओं के विपरीत भारतीय संघवाद में संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। ऐसा प्रावधान विशाल बहुलता के कारण भावी विखंडनकारी संभावना को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, पांचवा पॉइंट आता है आपका केंद्रीय व्यवस्था में राज्यों का सदन यानी राज्यसभा। भारतीय संघवाद को सुदृढ़ करने के लिए ही केंद्रीय व्यवस्थापिका या संसद के उच्च सदन राज्यसभा को, संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा को राज्य की प्रतिनिध्यात्मक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था के विपरीत राज्यसभा में राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है राज्यों को। वापस से पढ़ती हूँ मैं, इसे ध्यान से सुने। भारतीय संघवाद को सुदृढ़ करने के लिए ही केंद्रीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद के उच्च सदन राज्यसभा को राज्य की प्रतिनिध्यात्मक संस्था के रूप में स्थापित किया गया। राज्यसभा राज्य का उच्च सदन है। यद्यपि अमेरिकी संघीय व्यवस्था के विपरीत राज्यसभा में राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया, वरन जनसंख्या के अनुपात में सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। जनसंख्या के अनुपात में सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। सभी राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। अमेरिकी संघीय व्यवस्था के विपरीत राज्यसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है। जनसंख्या के आधार पर इनको संख्या के आधार पर इनको बांटा गया है। फिर आता है आपका राज्यपाल का पद। राज्यपाल जो है बच्चों, भारतीय संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होकर राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल नियुक्त केंद्र द्वारा होता है, लेकिन राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यद्यपि व्यावहारिक अनुभव के आधार पर राज्यपाल का पद केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। राज्यपाल का जो पद है, क्योंकि केंद्र से नियुक्त होता है और राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि बनकर काम करता है, तो ये विवाद का मुद्दा ही है। परंतु केंद्र जो है वो राज्य संघर्ष के रूप में अपनी योग्यता, केंद्र की अपनी राज्य संघर्ष के रूप में उपयोगिता है। फिर आता है आपका एकात्मकता का प्रभुत्व। भारतीय संघीय व्यवस्था मूल रूप से केंद्रीकृत है। कैसी है? केंद्रीकृत। एकात्मक प्रभुत्व वाली व्यवस्था ही मानी जाती है।
भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र को मजबूत बनाना स्वाभाविक ही था। यद्यपि कुछ वामपंथ समर्थक राजनीतिक दल तथा विघटनकारी विचारधाराएं इस एकात्मक प्रवृत्ति का विरोध करती हैं। वास्तव में संविधान में अनेक प्रावधानों के माध्यम से केंद्र को निर्णायक स्थिति में लाया गया है, केंद्र को निर्णायक भूमिका में रखा गया है। संविधान संशोधन जैसे कौन कौन से मामलों में केंद्र निर्णायक है, तो संविधान संशोधन राज्यों के पुनर्सीमांकन में, आपातकालीन परिस्थितियों में, आर्थिक अधिकारों आदि संदर्भों में केंद्र की स्थिति अत्यंत मजबूत और निर्णायक रखी गई है। विभिन्न उदाहरण भी ये स्पष्ट करते हैं कि सशक्त केंद्र वाले भारतीय संघवाद ने भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने की भूमिका निभाई है। भारत की संविधान संशोधन के मामले में केंद्र की भूमिका मजबूत है। राज्यों के निर्माण और उनके पुनर्सीमांकन, उनकी सीमाएं तय करने में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आपातकालीन परिस्थितियों के मामले में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और आर्थिक अधिकारों और संदर्भों में केंद्र की स्थिति और मजबूत और महत्वपूर्ण है। और विभिन्न उदाहरणों को ये स्पष्ट करते हैं कि भारत की एकता और अखंडता को कायम करने की भूमिका जो है वो केंद्र की बहुत मजबूत है।